तो बच्चों मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियोस लेकर के आऊँगी आपके लिए। तो आज जो मैं वीडियो लाई हूँ वो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जो कि आपके यूनिट 4 है आपके सिलेबस की, ठीक है? तो यूनिट 4 में जो चैप्टर है हमारा उसका नाम है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? इसको हम लोग एक और नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। थोड़ा-सा तो नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि यूवी विजिबल का मतलब इसमें जो एब्ज़ॉर्प्शन होगा वो यूवी विजिबल रेंज में होगा। एब्ज़ॉर्प्शन यूवी विजिबल रेंज में मतलब कि देखिए क्या होता है, मैंने बताया था कि सन से हमारे तक जो एनर्जी आती है, वो कई सारे टुकड़ों से मिलके बनी होती है। कई सारे छोटे-छोटे रेडिएशन से मिलकर के बनी होती है। जिसमें सबसे हाई रेडिएशंस हैं, सबसे हाई एनर्जी वाले रेडिएशंस हैं, उन्हें हम नाम देते हैं कॉस्मिक। उससे कम एनर्जी वाले गामा, फिर एक्स, फिर होता है यूवी रेज़, अल्ट्रावायलेट रेज़, फिर आपका विबग्योर आता है यानी कि विज़िबल आता है, फिर आपका आईआर आता है, फिर माइक्रोवेव आता है और माइक्रोवेव के बाद फिर स्मॉल रेडियो वेव्स और फिर लॉन्ग रेडियो वेव्स, ये होता है, ठीक है? तो इसमें जो यूवी विजिबल रेंज है, इस रेंज में जब एब्जॉर्प्शन होगा, उसको हम लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे, ठीक है? इस रेंज में एब्जॉर्प्शन कब होगा? दूसरा वाला जो इसका नाम है वो उसको क्लियर करता है। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटमेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी अब्सॉर्ब करके अपने अगले एनर्जी लेवल में जंप करेगा, तो उस समय जो एब्जॉर्प्शन होगा वो इस रेंज का होगा। इस रेंज का से मतलब क्या है? मतलब ये है बच्चों कि ये जो मैंने वेव्स ये जो रेडिएशंस लिखे हैं, इनकी पर्टिकुलर वेवलेंथ है। जैसे यूवी विजिबल जो है, यूवी की जो रेंज है वो 200 नैनोमीटर से शुरू होकर के विजिबल जो है वो आपका 800 नैनोमीटर है, या 2000 एंगस्ट्रॉम कह दूं से 8000 एंगस्ट्रॉम। इसके बीच में जो होता है वो यूवी रेज लाई करती हैं और विजिबल रेंज लाई करती है, यानी कि विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सॉरी। तो ये जो रेंज है, इस रेंज में अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये कब होगा? जब किसी मॉलिक्यूल का, सपोज एक ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करें, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो एनर्जी लेकर के कहाँ जाएगा? ग्राउंड एनर्जी लेवल से एक्साइटेड एनर्जी लेवल में, ग्राउंड एनर्जी लेवल टू एक्साइटेड एनर्जी लेवल। और ये जो एनर्जी लेवल इसको हम नाम देते हैं ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। इस बीच में जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन का मतलब यहाँ की एनर्जी से इस एनर्जी के बीच में जो गैप होगा, सपोज को मैं कहूँ लेवल 1, इसको कहूँ लेवल 2, तो लेवल 1 से लेवल 2 के बीच में जो एनर्जी का गैप है, उस गैप को वो एब्जॉर्ब करेगा। और वो जो एब्जॉर्प्शन का एनर्जी है, उसकी रेंज जो है वो, अगर आप देखें E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा से, तो ये जो वेवलेंथ होगी, क्योंकि H की वैल्यू फिक्स है, C की वैल्यू फिक्स है। H क्या है यहाँ? प्लैंक्स कांस्टेंट है, और C क्या है यहाँ पर? वेलोसिटी ऑफ लाइट है। दोनों फिक्स है। तो E के रिस्पेक्ट में जितना लेमडा आएगा वो लेमडा आपका 200 से 800 नैनोमीटर के बीच का होगा। ये मतलब है। क्लियर है? एम आई क्लियर? अगर फिर भी कोई डाउट है बच्चों तो आप पूछिएगा, मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूंगी समझाने की। तो क्या होता है कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन है वो किसी मॉलिक्यूल में होगा, यानी एनर्जी उस पर लाई करेगी और वो उस पर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो वो जो पीक हमें मिलेगी, पीक मतलब यानी हमने जितने भी रेडिएशन उसके ऊपर डाली उसमें से यूवी वाले रेंज में हमको लगेगा कि इस तरह से कुछ एक लाइनें हमको मिल रही हैं, कुछ एक हमें पीक्स मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं पीक। तो ये जो पीक हमें मिलेंगे वो यूवी विजिबल रेंज के मिलेंगे, मतलब किस वेवलेंथ के बीच के मिलेंगे? 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच के, ठीक है? तो इससे हम कहेंगे कि यहाँ पर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी की जा रही है, ठीक है? अब ये जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें होता क्या है एक्चुअली? अगर मैं मॉलिक्यूल के लेवल बताऊं कि एक मॉलिक्यूल में हमने पढ़ा था कि कई सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो आपने वैसे तो मतलब सारे नाम ले लेती हूँ मैं। एक है जैसे वहां पर ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल, फिर है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, फिर है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, और फिर है रोटेशनल एनर्जी लेवल। तो अगर जिसमें जो ट्रांसलेशनल है, ये तो क्या है? क्या नॉन क्वांटाइज्ड है, ये क्वांटाइज्ड नहीं है। क्वांटाइज्ड का क्या मतलब बताया था मैंने? कि क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि अगर जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे ही कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। कुछ एक फिक्स्ड एनर्जी पैकेट्स हैं, कुछ एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स हैं, उतनी ही एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा, उसके अलावा सारी एनर्जी को वो ऐसे ही जाने देगा। ये जो बाकी के तीनों हैं, ये तीनों के तीनों क्या हैं? क्वांटाइज्ड हैं। ये सारे क्या हैं? क्वांटाइज्ड। तो
इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल और रोटेशनल एनर्जी लेवल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक कॉलेज है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। उस कॉलेज में क्लासरूम्स हैं, उसको हम कह रहे हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। उस क्लासरूम में चेयर्स लगी हैं, आपकी सीट्स लगी हुई हैं, उन्हें हम कह रहे हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल। यानी सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, उसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, उसके अंदर रोटेशनल एनर्जी लेवल। अगर मैं कर्व के माध्यम से समझाऊं एक डायटोमिक मॉलिक्यूल को, तो उसमें मान लीजिए दो एनर्जी लेवल में दिखाऊं, ये आपका है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल और ये है आपका सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। इसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे। ये पहला वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, ये दूसरा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, इसी प्रकार से ये एक तीसरा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, सॉरी चिपक गया, ऐसे चिपकना नहीं है। उसी तरह से दूसरे वाले इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में ये फर्स्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, ये सेकेंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है और ये इसका थर्ड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। तो अगर मैं कहूँ तो ये छोटे वाले मैंने बनाए हैं, ये क्या है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। ये रोटेशनल है R1, R2 एंड R3। ये पूरा पूरा एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। और ये जो ब्लू दिखाया मैंने, ये पूरा पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है। ये E1 है और ये वाला E2 है। तो एक मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में जा रहा है। तो अगर मैं कहूँ, सपोज करिए मॉलिक्यूल जो है वो आपका V2 से जा रहा है, तो V2 से कहाँ जा सकता है, वो V3 में जा सकता है या फिर V2 से वो जा सकता है V1 में, क्योंकि सिलेक्शन रूल हमारा क्या कहता था, डेल्टा एन इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, या जस्ट हायर में जाएगा या जस्ट लोअर में जाएगा। तो E1 से E2 में तो जा रहा है, लेकिन E1 से E2 में भी उसका रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल भी चेंज हो रहा है। तो जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में अगर दिखाऊं यहाँ पर, उतने माइन्यूट में ना जाऊं, तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल का चेंज इस तरह होगा कि अगर V2 से जा रहा है तो यहाँ के वो V3 में जाएगा या फिर V1 में जाएगा, +1 होगा या फिर -1 होगा। तो ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिसके अंदर की वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होंगे, उसके अंदर रोटेशनल एनर्जी लेवल होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा तो वो जो रेंज होगा वो पूरा इतना होगा, यानी कि उसके लिए इतनी एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए जब हमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है। तो वो जो रेंज होता है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के रेंज में आता है। क्लियर है मेरी बात? अब सबसे पहला टॉपिक जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वो है एब्जॉर्प्शन लॉज। एब्जॉर्प्शन लॉज क्या है, मतलब कुछ एक नियम बताए गए हैं इसके बारे में, जो कि जो हमें यहाँ पर पढ़ने पड़ते हैं, सबसे पहले उसके बारे में हमें जानना होता है। तो वो दोनों लॉज हैं, दो लॉ हैं मेनली वो, जो कि कहलाते हैं लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ। दो साइंटिस्ट थे, एक है लैम्बर्ट, दूसरे हैं बियर, इनको मिलाकर लैम्बर्ट बियर लॉ भी कहते हैं। तो लैम्बर्ट का पहले हम देखते हैं क्या लॉ था। लैम्बर्ट का लॉ क्या है कि जब कभी भी कोई मोनोक्रोमैटिक लाइट, कोई ऐसी लाइट जिसकी इस पर्टिकुलर वेवलेंथ है, मोनोक्रोमैटिक का मतलब है कि एक वेवलेंथ, यानी हमने कहा 200 से 800, तो उसमें 201, 202, 203, 204 बहुत सारे होंगे, लेकर के 200 800 तक होंगे। तो उसमें कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ, सपोज 208 की हमने कहीं पर रेडिएशन डाली, तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ मोनोक्रोमैटिक यानी एक पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ हमने 200 वीयूवी रेंज की डाली है। तो जो पर्टिकुलर वेवलेंथ हमने डाली उसको कहते हैं हम लोग मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर, सिंगल कलर का मतलब है पर्टिकुलर वेवलेंथ। वो हमने जब डाली किसी पर, तो लैम्बर्ट का कहना था कि जब आप डालते हैं तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी आप डालोगे, इंसिडेंट करोगे, उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। यानी एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट इंटेंसिटी। इंसिडेंट, जितनी ज्यादा आप डालोगे उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। अगर मैं इसको कहूँ तो जैसे मान लीजिए, अगर हम इस जो हमारा ये एब्जॉर्बिंग मीडियम है, ये क्या है, एब्जॉर्बिंग मीडियम। इस एब्जॉर्बिंग मीडियम को अगर हम छोटे छोटे कई लेवल्स में, कई लेयर्स से मिला बना हुआ मान लें, हम मान लें कि इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं छोटे छोटे। तो सपोज एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है, चौथी लेयर है, छोटी छोटी 4 लेयर्स हैं सपोज उसमें। तो जो पहली वाली लेयर है, उसमें आप देखोगे कि हमने जो सबसे जो शुरुआत में डाला मैक्सिमम इंटेंसिटी, उसको हमने कहा I0, वो इंसिडेंट हुई। सेकंड वाले पे जब ऊपर वाले फर्स्ट लेयर में कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब हो चुका होगा, तो सेकंड वाले पर थोड़ा सा कम पड़ेगा, यानी सेकंड में इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। सेकंड में कुछ एब्जॉर्ब हो चुका होगा, थर्ड वाले में उससे भी कम एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि कम पड़ेगी, कम आएगी, ऊपर से एब्जॉर्ब हो चुकी सेकंड लेयर में, तो थर्ड वाले में ऑलरेडी कम आ रही है।
तो जब कम आएगी तो कम ही एब्जॉर्ब होगी, यानी थर्ड लेयर में जो एब्जॉर्प्शन होगा वो उससे भी कम होगा, और फोर्थ लेयर में जो एब्जॉर्प्शन होगा वो उससे भी कम होगा। ये किसने कहा था? लैम्बर्ट ने। अगर हम इसको मैथमेटिकली कहते हैं, सॉरी, अगर इसको मैथमेटिकली समझाऊं मैं आपको, तो सपोज करिए जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो है I0, और उसके बाद जो हो जाती है वो होती है I। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जो I है, यानी इंटेंसिटी में फॉल DI/dx अलॉन्ग विथ थिकनेस, इसको अगर हम कहते हैं टोटल जो है ये एक्स थिकनेस है, तो इसको हम छोटे छोटे लेयर से मिलके मैंने कहा बना मान सकते हैं, तो इसकी थिकनेस हम मान सकते हैं dx है, dx है, dx है, dx है। डिफरेंशियल आप सभी ने थोड़ा बहुत आपको होगी नॉलेज, और नहीं भी है तो मैं इसको एक कॉमन लैंग्वेज में आप ऐसे समझिए कि अगर कोई बड़ी मोटी लेयर है उसको हमने छोटे 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 टुकड़ों में बांट लिया है, बना हुआ मान लिया, उसकी थिकनेस है dx, ठीक है। और जो इंसिडेंट हुई रेडिएशन, सपोज करिए उसकी इंटेंसिटी I0 है, और बाद में जो इंटेंसिटी बन जाती है वो हो जाती है I। ठीक है, तो ये जो लैम्बर्ट का लॉ है वो क्या है कि DI/, माइनस में ले रहे हैं हम, dx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि फॉल इन इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट इंटेंसिटी। ठीक है, अगर इसको हम वैल्यूज में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, DI/, पहली बात तो मैं इसको dx जो है उसको उधर ले जाती हूँ और I को इधर ले आती हूँ, यानी हम लोग यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं, तो ये जाएगा DI/I माइनस इन माइनस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dx। अब इसको हम करते हैं इंटीग्रेट और लिमिट्स लगा देते हैं। लिमिट्स क्या लगाते हैं हम लोगों ने, I से शुरू किया, I0 से शुरू किया था I तक, और यहाँ x इज इक्वल टू 0 से शुरू किया था x तक। तो क्या बन जाएगा हमारा, लॉग, लॉग हो जाएगा ये DI/I, अगर हम ले रहे हैं तो लॉग I/I0 इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैंने जो प्रोपोर्शनलिटी साइन उसको हटाकर यहाँ पर एक स्टेप छोड़ रही थी मैं, वहां हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, ये इसकी जगह पे हम क्या डालते हैं, इक्वल, इक्वल का साइन डाल देते हैं, और उसकी जगह पे हमने कोई एक कांस्टेंट रख लिया के, जो कि हम बाहर ले रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर भी हम ले रहे हैं, फिर क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू के, और dx, यानी x इज इक्वल्स टू एक्स रख दिया हमने, x माइनस 0 इज इक्वल्स टू एक्स, तो k इंटू एक्स हो जाएगा। ये क्या है हमारा, माइनस में है, तो log I/I0 इज इक्वल्स टू के एक्स। ठीक है, अब इसी को हमने अगर माइनस को प्लस करना चाहें हम तो कर सकते थे, उल्टा इसको ऊपर को नीचे कर सकते थे, लेकिन फिलहाल माइनस में उस तरफ ले जा रही हूँ, तो ये हो जाएगा log I/I0 इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है, ये क्या चीज है, हमारा लैम्बर्ट का लॉ है। लैम्बर्ट का लॉ है, इसको अभी हम चाहें तो लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले हम बियर को भी इसमें इंक्लूड करेंगे उसके बाद। ठीक है, अब बियर का क्या लॉ है, बियर्स लॉ कुछ नहीं खास है, बियर की बात भी कुछ कुछ इससे मैचिंग ही है, थोड़ा सा उन्होंने और ऐड किया। उन्होंने क्या कहा कि ये जो यहाँ पे इन्होंने कहा था कि माइनस माइनस DI/I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dx, ये हमारा आया था ना, मतलब DI/dx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कहा था उन्होंने। इन्होंने कहा कि नहीं, उसकी जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता ही है, साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर मैं उनके टर्म्स में कहूँ, पहले तो उसी भाषा में लिख देती हूँ मैं इसे, क्या हो जाएगा ये, DI/, माइनस में dx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये I कहा था आप लैम्बर्ट ने, और इन्होंने क्या कह दिया साथ में, कॉन्सेंट्रेशन, कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी जिस मीडियम की वो ज्यादा इंटेंसिटी अब्सॉर्ब करेगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगी जिस मीडियम की जो लेस डेंस होगा वो कम अब्सॉर्ब करेगा। ये हो गया लैम्बर्ट और बियर का कंबाइंड। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं फाइनली, तो बन जाएगा DI/I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dx/IC, यहाँ पर dx, सॉरी dxc, IC नहीं, dxc। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा लेते हैं यहाँ पर पहली बार में, माइनस माइनस DI/I इज इक्वल टू के dxc। ठीक है, अब जो k dx इंटू सी, तो मैं dx में हम नहीं तोड़ा, क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि c कॉन्सेंट्रेशन तो पूरी पूरी यूनिफॉर्म है, सोल्यूशन हमारा होमोजीनियस है, या जो मीडियम है वो होमोजीनियस है, तो सी हम यहाँ पे हमने dx नहीं किया क्योंकि अलग अलग नहीं है, पूरी कॉन्सेंट्रेशन सेम है सारे सोल्यूशन की। अब इसको हम लोग कर रहे हैं इंटीग्रेट विद लिमिट्स, और जब हमने इंटीग्रेट किया, क्या बन जाएगा, ये I0 से I था, और ये x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू x था, क्या बन जाएगा, माइनस
log I by I0 इज इक्वल्स टू के सी, और dx की जगह हमने कर दिया तो के सी एक्स, माइनस नहीं, सॉरी माइनस तो उधर ले लिया था हमने, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस लॉग आई बाय आई जीरो इज इक्वल्स टू के सी एक्स, माइनस को उस तरफ ले लेते हैं, लॉग आई बाय आई जीरो इज इक्वल्स टू माइनस के सी एक्स। ठीक है, अब ये जो माइनस के सी एक्स आया है, इसको अगर हम चाहें तो लॉग टू द बेस 10 भी कर सकते हैं, टू द बेस ई था, इसको हम टू द बेस 10 भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, लॉग आई बाय आई जीरो इज इक्वल्स टू, और के की जगह हो जाएगा के अपॉन 2.303 इंटू सी इंटू एक्स। इसको हम लोग एक और कांस्टेंट लगा देते हैं इसकी जगह, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट वैल्यूज हैं, उसको हम लोग माइनस ए सी एक्स कर देते हैं। लॉग आई बाय आई जीरो को हमने ले लिया, ठीक है, यहाँ से लॉग आई बाय आई जीरो इज इक्वल्स टू माइनस ए सी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसको अगर हम लोग जो 10 बेस है उसको उधर ले जाते हैं। मैंने यहाँ क्या किया था, लॉग आई बाय आई जीरो था, ये टू द बेस 10 हो चुका है, तो इस 10 को हम इधर ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा, आई बाय लॉग को हटा दिया मैंने, आई बाय आई जीरो इज टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस ए सी एक्स, या फिर आई इज इक्वल्स टू आई जीरो 10 रेज़ टू द पावर माइनस ए सी एक्स। यही क्या है, लैम्बर्ट बियर्स लॉ, लैम्बर्ट बियर लॉ। तो ये हमारा लैम्बर्ट बियर लॉ है, इसको और किसी फॉर्मेट में भी हम पढ़ते हैं, दूसरे तरह से भी पढ़ते हैं। यहाँ पर जो ये आई है वो क्या है, इंटेंसिटी आफ्टर एब्जॉर्प्शन। आई जीरो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ए क्या है, हमने कांस्टेंट के रखा था जो कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, उसके अपॉन 2.303 हमने किया 10 बेस लाने के लिए। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, एक्स क्या है, थिकनेस है, थिकनेस ऑफ द अब्सॉर्बिंग मीडियम है। और यहाँ पर जो हमने ए रखा है, इसको हम लोग यहाँ पर एक और नाम देते हैं, एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने बियर्स लॉ को भी इंक्लूड कर लिया है, बियर्स लॉ को इंक्लूड करने का मतलब हमने कॉन्सेंट्रेशन ले ली है, और अगर वो कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में हो तो उसको हम लोग नाम देंगे मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, इसी जो लैम्बर्ट बियर लॉ है, इसको हम थोड़ा सा और अलग तरीके से भी लिख सकते थे। जैसे यहाँ पर ये जो इक्वेशन थी, इसी को अगर मैं नीचे लेके जा रही हूँ, लॉग आई बाय आई जीरो इक्वल्स टू माइनस ए सी एक्स था, इसको अगर मैं माइनस साइन हटा दूं, माइनस साइन हटा दूं यानी यहाँ पर इसको मैं रिवर्स कर दूं, तो क्या बन जाएगा, लॉग आई बाय आई जीरो अपॉन आई इज इक्वल्स टू ए सी एक्स। ये जो ए सी एक्स है, इसको हम लोग एक टर्म देते हैं ए, और इसका नाम होता है एब्जॉर्बेंस। इसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्बेंस। तो आप कह सकते हैं कि एब्जॉर्बेंस ए इज इक्वल्स टू ए सी एक्स। यहाँ पर ए को वैसे कई बार रिप्लेस करके एप्साइलन एक टर्म दिया जाता है, एप्साइलन है सेम चीज, लेकिन बस वो उसको कहीं कहीं पे चेंज करके एप्साइलन टर्म देते हैं। तो यहाँ पर एप्साइलन क्या होगा, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। सी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर। एक्स क्या होगा, थिकनेस। ठीक है, तो और यहाँ पर आई जीरो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, और आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड रेडिएशन। ठीक, तो ये आपका इक्वेशन बन जाती है, ए इज इक्वल टू ए सी एक्स, जहां पर ए जो है वो एक्चुअली क्या चाहिए, लॉग आई जीरो अपॉन आई है। ठीक है, तो ये मोलर लैम्बर्ट बियर लॉ को हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं। इसके बाद अब हमारा जो है वो सारा ये मैथमेटिकल सिर्फ इतना सा था, इसके बाद का जो कुछ भी है वो सारा एकदम सिंपल है, और वो हम लोग अब हम लोग उसको देखते हैं उसके आगे का। तो उसके आगे जो है वो है, इसी से रिलेटेड देखिए यहाँ क्वेश्चन है जो कि इसके ऊपर बेस्ड है, तो एक बार समझ लेते हैं। जैसे अ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड transmits 20% of the radiation in a container with path length equal to 1.5 centimeter. Calculate the molar extinction coefficient of the compound. वो कह रहा है कि एक हमारे पास, क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। क्वेश्चन है कि एक हमारे पास जो एब्जॉर्बिंग मीडियम है जिसकी पाथ लेंथ है 1.5, उस पर जो रेडिएशन डाली गई इंसिडेंट है
उसमें से 20% केवल ट्रांसमिट होती है, यानी जो फाइनली निकली वो है 20%, यानी परसेंट का मतलब यहाँ हमने अगर 100 डाली तो 20 निकली उसमें से, ठीक है। और बस इतना बताया, उसके अलावा आपको बताया कॉन्सेंट्रेशन जो कि 0.01 मोलर। मोलर का मतलब है मोलैरिटी, मोलैरिटी का मतलब मोल पर लीटर, तो वो हमारा वैसे ही है जैसे हमको चाहिए, ठीक है। तो सी दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, और इंसिडेंट रेडिएशन और ट्रांसमिटेड रेडिएशन दिया हुआ है, ठीक है। हमने अभी क्या पढ़ा, लॉग आई 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 जीरो अपॉन आई, जो हमने कहा था ए इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी एक्स, ये था। यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है उसको हम यहाँ पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, लॉग आई जीरो अपॉन आई जीरो अगर हम 100 लेते हैं तो लॉग 100 अपॉन आई इज 20, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी एक्स, बस को सॉल्व करना है। लॉग 5 इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एक्स, एप्सिलॉन आपसे पूछ रहा है, सी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.01 मोलर, इंटू एक्स दिया है 1.5 सेंटीमीटर। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने से आपको एप्सिलॉन की वैल्यू मिल जाएगी। इसका जो आंसर है वो बता देती हूँ एक बार आपको मैं, आंसर इसका आएगा 46.598 पर मोलर पर सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इसको आप एक बार सॉल्व करके अपने आप भी ट्राई करेंगे, ठीक। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। तो देखिए क्या होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल समझने से पहले थोड़ा सा एक चीज हमें बता दूं आपको कि इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन वहां होता है जहां पर कम से कम एक पाई बॉन्ड हो। क्यों ऐसा है, ऐसा इसलिए है बच्चों कि देखिए क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक ये कंपाउंड है जिसमें कि एक पाई बॉन्ड है और एक ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो जो ये पाई बॉन्ड है ये आपको पता है कि क्या होता है, एटम के बीच में टाइटली बाउंड नहीं होता। सिग्मा बॉन्ड तो टाइटली बाउंड होता है, यानी एंड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, जबकि जो पाई बॉन्ड है वो क्या होता है, पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। तो पैरेलल ओवरलैपिंग वीक होती है, जल्दी टूट जाती है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन यानी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो कि पैरेलल ओवरलैपिंग से बनते हैं वो आसानी से एक्साइट हो जाते हैं। कंपैरेटिवली जो सिग्मा बॉन्ड है वो टाइटली बाउंड है, वो दो एटम के बीच में बिल्कुल से बंधा हुआ है, और बंधे होने की वजह से वो आराम से एक्साइट नहीं होता। ये देखिए ये जो है यहाँ पर इस तरह जो ओवरलैपिंग है इसको हम कहते हैं पाई बाउंड ओवरलैपिंग, और जो इस तरह की ओवरलैपिंग होती है इसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ये आपको सबको ध्यान होगा मुझे लगता है। तो क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड है ये आसानी से एक्साइट हो जाता है इसका इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से एक्साइट नहीं होते हैं। तो क्योंकि मॉलिक्यूल के बॉन्ड में कितने प्रकार के बॉन्ड है, एक तरह सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, और एक और इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आपने कई बार देखा होगा, जैसे अगर हम लोगों ने इस तरह से कोई कंपाउंड लिखा हो, अगर कभी आपने पढ़ा हो, तो हम लोग इस तरह से जो लोन पेयर होते हैं उसके, उस लोन पेयर को ये दिखाते हैं। सपोज यहाँ तो मैंने खैर इस तरह बना दिया, यहाँ तो पाई बॉन्ड एक्साइट कर रहा है, लेकिन सपोज हमारे पास इस तरह से कोई कंपाउंड हो, तो उतनी डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल, सिर्फ इस तरह समझिए कि मैंने कहा था कॉन्जुगेशन। मैंने बताया है आपको कॉन्जुगेशन एक चीज होती है, कॉन्जुगेशन एक टर्म होता है जो कि केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के बाद एक पाई बॉन्ड है, फिर एक सिग्मा बॉन्ड है, यानी डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद कोई भी एक लोन पेयर हो, या फिर कोई एक नेगेटिव चार्ज हो, या फिर कोई एक पाई बॉन्ड ही हो, या फिर कोई पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, ये सारे ही केसेस कॉन्जुगेशन में आते हैं। उसमें ये फिलहाल हमारे यूज के यहाँ पर नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉन वाले हैं ये हमारे लिए यहाँ पर यूजफुल हैं। तो ये जो लोन पेयर है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ये कॉन्जुगेशन का हिस्सा है। और कॉन्जुगेशन का हिस्सा होने से क्या होता है, ये इस तरह से कॉन्जुगेशन की ओर इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड की ओर इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे कि कंपाउंड जो है वो इस तरह से कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। ये दोनों कंपाउंड आपस में क्या है, आपस में रेजोनेंस में कहलाते हैं, कि दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में रेजोनेंस हाइब्रिड्स हैं। और रेजोनेंस आपको पता है कि ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेशन इंपॉर्टेंट है, और कॉन्जुगेशन जो है वो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आसान कर देता है। तो इस तरह से इसको अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कितने तरह के बॉन्ड हो गए, एक पाई बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, और एक कैसा हो गया, नॉन बॉन्डिंग यानी लोन पेयर। तो वही एनर्जी लेवल्स हमारे पास होंगे। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी, वहां हमने ये पढ़ा था कि जब कभी भी दो ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो दो ऑर्बिटल के मिक्स होने पर दो ही नए ऑर्बिटल बनते हैं। एक की एनर्जी पहले से कम होती है, दूसरे की एनर्जी पहले से ज्यादा होती है। अगर मैं डायग्रामेटिकली इसको दिखाऊं, ये दो ऑर्बिटल मिक्स हुए, इन दोनों के मिक्स होने से दो ही नए ऑर्बिटल बनते हैं,
और उसमें एक की एनर्जी जो है वो कम होती है और एक की एनर्जी ज्यादा होती है। जिसकी कम होती है उसे हम नाम देते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी अधिक होती है उसे हम नाम देते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरते हैं और जब इसमें भर जाते हैं तब इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में भरते हैं। उसके बाद वहां हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे, इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपॉन 2। ठीक है, वही चीज यहाँ पर अप्लाई मैं कर रही हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर अगर हम कहीं भी पाई बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल में है तो वो आसानी से एक्साइट हो जाता है, सिग्मा बॉन्ड उतनी आसानी से एक्साइट नहीं होता। और बॉन्डिंग की हम बात करें तो दो तरह के बॉन्ड तो ये होगा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, और एक और हो गया नॉन बॉन्डिंग, जो कि बॉन्ड तो नहीं होता लेकिन जब कभी कॉन्जुगेशन में होगा तो बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास तीन तरह के बॉन्ड हो गए, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इस जो सिग्मा बॉन्ड है ये दो एटम के मिलने से बना है, इसलिए इसका एंटी बॉन्डिंग भी होगा। पाई बॉन्ड भी दो एटम के मिलने से बना है, दो ऑर्बिटल्स के मिलने से बना है, इसलिए इसका भी एंटी बॉन्डिंग होगा। नॉन बॉन्डिंग का एक ही होगा, क्यों? क्योंकि ये किसी के मिलने से नहीं बना, ये किसी एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इसको नॉन बॉन्डिंग कहते हैं। तो इस आधार पर हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या क्या हो जाते हैं। सबसे पहले सबसे कम एनर्जी, अगर मैं यहाँ पर एनर्जी दिखाऊं, इस जगह मैंने क्या दिखाया है, एनर्जी, तो सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? सिग्मा बॉन्ड की। ये कौन सा हो गया हमारा? सिग्मा बॉन्ड। उससे अधिक एनर्जी किसकी होती है? पाई बॉन्ड की। ठीक है, उससे अधिक एनर्जी किसकी होती है? नॉन बॉन्डिंग की। इसके बाद कौन होते हैं? एंटी बॉन्डिंग। तो क्योंकि अगर मैं मिडिल लेवल से बात करूं, यानी जो वेरी सेंटर से बात करूं, तो जितनी नीचे यहाँ पर पाई होगा उतनी ऊपर पाई स्टार। उसका मतलब पाई स्टार कहाँ पर होगा? यहाँ पर पहले क्या आएगा? पाई स्टार। उसके बाद जितनी नीचे यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है उतनी ही ऊपर यहाँ पर सिग्मा स्टार होगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा हमारा? सिग्मा स्टार एनर्जी लेवल। तो इस प्रकार से पांच एनर्जी लेवल्स हो गए, सिग्मा, पाई एन, पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार। ये इसका एनर्जी का बढ़ता क्रम है। सबसे कम एनर्जी सिग्मा की, उससे अधिक पाई की, उससे अधिक एन की, उससे अधिक पाई स्टार की, उससे अधिक सिग्मा स्टार की। इस आधार पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस भी होंगे। तो क्या हो जाएंगे? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ये किसमें होता है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की हम बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो वहां कितने तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे? अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ट्रांजिशन कैसे कैसे होंगे। इसको हटा दूं मैं यहाँ से, इससे कंफ्यूजन आ रहा है हमारा इसकी वजह से। तो कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकते हैं हमारे पास? सिग्मा से सिग्मा स्टार, सेम काइंड ऑफ ट्रांजिशन, सेम काइंड ऑफ एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होगा। किसमें होगा? सिग्मा से सिग्मा स्टार। थोड़ा सा ये टेढ़ी बना दी मैंने लाइन, ये सीधी कर देती हूँ सर। ठीक है, दूसरा क्या होगा? पाई टू पाई स्टार। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास? पाई टू पाई स्टार। तो पाई टू पाई स्टार लेते हैं, पहला हमने सिग्मा टू सिग्मा स्टार लिया था, अब हम लेते हैं पाई टू पाई स्टार। पहला भी बनाई रहने देती हूँ, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। तो दो तो ये हो गया, सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार। अब एन जो है वो ना वो सिग्मा की तरह है ना वो पाई की तरह है, इसलिए वो दोनों से दोस्ती रखता है। एन का कहाँ जाता है? एन से पाई स्टार और एन से ही सिग्मा स्टार। और इसको अगर आप देखते हैं तो इसमें जो लेवल है वो सबसे बड़ा गैप किसका दिख रहा है आपको? सिग्मा से सिग्मा स्टार का। उससे कम गैप किसका है? सिग्मा से, सॉरी, एन टू सिग्मा स्टार। सिग्मा से नहीं, एन से। सिग्मा से तो केवल सिग्मा स्टार में ही जाएगा, दूसरा जाएगा एन से सिग्मा स्टार में। उससे कम है फिर अब पाई से पाई स्टार, और उससे कम होगा एन टू पाई स्टार। यानी सिग्मा से सिग्मा स्टार और फिर एन से सिग्मा स्टार, फिर पाई से पाई स्टार और फिर एन टू पाई स्टार। ये चार एनर्जी लेवल्स होंगे और इसमें एनर्जी जो है वो इस तरफ से इधर घट रही है, यानी सिग्मा टू सिग्मा स्टार सबसे अधिक एनर्जी गैप है और एन टू पाई स्टार सबसे कम एनर्जी गैप है। इसका मतलब जब कभी भी सिग्मा से सिग्मा स्टार एनर्जी ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी। ई इज टू एच सी अपॉन लेमडा होता है। ई अगर ज्यादा होगा तो लेमडा क्या हो जाएगा? कम। यानी कि जो हमने अभी यूवी का रेंज पढ़ा था वो पढ़ा था 200 से 400 होता है यूवी, और 400 से 800 होता है विजिबल। तो अगर हमारा लेमडा कम होगा, लेमडा कम का मतलब वो यूवी रेंज में होगा, लेमडा ज्यादा होगा इसका मतलब वो विजिबल रेंज में होगा। जो विजिबल रेंज में होगा नाम से क्लियर है, विजिबल होगा यानी कि वो हमको क्लियरली दिखाई पड़ेगा, वो पीक हमें एकदम
ऑब्वियस दिखेगा, यानी वो जो कंपाउंड होगा वो कलर्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। और जब कभी भी यूवी रेंज में एब्जॉर्प्शन होगा तो कलर्ड होने के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि यूवी जो रेज होती हैं वो हमारे लिए विजिबल नहीं होती, हम इनको देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार है, क्योंकि यहाँ पर लेमडा हमारा कम है, यानी ये यूवी रेंज में पड़ रहा है, तो हम नॉर्मल आंखों से इसको नहीं देख पाते हैं, ये हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं रह जाता। यूजफुल हमारे लिए कौन सा रह जाता है? पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार। ठीक है, तो ये जो हमारा एन टू पाई स्टार है या पाई टू पाई स्टार है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल में एन टू पाई स्टार या पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा तो वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, वो हमारे लिए यूवी विजिबल रेंज में अच्छा एब्जॉर्बिंग कंपाउंड माना जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि एन टू पाई स्टार या पाई टू पाई स्टार के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है, क्या चीज चाहिए जिससे कि एन टू पाई स्टार या पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो सके? हाँ, बिल्कुल सही, आपने गेस सही किया कि उसके लिए पाई बॉन्ड होना चाहिए। जब पाई बॉन्ड होगा तभी तो पाई स्टार होगा, तभी तो पाई होगा। तो पाई बॉन्ड होना चाहिए, इसका मतलब कोई एक पाई बॉन्ड जरूरी है, कोई एक डबल बॉन्ड जरूरी है। तो ये जो पाई बॉन्ड है, इसी पाई बॉन्ड को हम नाम देते हैं क्रोमोफोर। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आते हैं जो टर्म्स हमें पढ़ना है। तो पहला टर्म है क्रोमोफोर। क्रोमोफोर का मतलब क्या चीज है? दिस इज एन आइसोलेटेड पाई बॉन्ड। एक अकेला पाई बॉन्ड है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसके बिना विजिबल रेंज में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। यूवी विजिबल के लिए जरूरी क्या है? एक पाई बॉन्ड होना चाहिए। आइसोलेटेड पाई बॉन्ड रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो एक ही आइसोलेटेड पाई बॉन्ड है जिसको हम नाम देते हैं क्रोमोफोर। कहीं भी अगर पाई बॉन्ड है तो हम कहेंगे कि ये कंपाउंड जो है वो क्रोमोफोर है, ये ग्रुप जो है वो क्रोमोफोर है, यानी ये एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा एक और टर्म हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसके बाद, दैट इज ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम क्या होता है? जैसे भी मैंने एन कहा आपसे, एन वाला जो है सबसे कम एनर्जी है एन टू पाई स्टार की, यानी एन होगा तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो पॉसिबल तो है, मतलब पाई बॉन्ड के साथ अगर एन होगा तो एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है। लेकिन अगर हमारे पास सपोज ये कंपाउंड ले लूं मैं, सपोज मैंने ले लिया CH3OH। अब इस कंपाउंड में एन तो है, यानी लोन पेयर तो है, लेकिन पाई बॉन्ड ही नहीं है। और जब पाई बॉन्ड नहीं होगा तो पाई टू पाई स्टार या एन टू पाई स्टार पॉसिबल नहीं है, यानी एन के साथ साथ पाई बॉन्ड भी होना चाहिए। तो ऐसे ग्रुप्स जो कि अगर कहीं पर किसी कंपाउंड में होंगे तो उस कंपाउंड में एब्जॉर्प्शन को लो कर देंगे, यानी लेमडा को बढ़ा देंगे। अभी मैंने दिखाया आपको यहाँ पर, एन टू पाई स्टार में जो लेमडा है वो सबसे ज्यादा होगा, एनर्जी सबसे कम होगी। एन होगा तो लेमडा सबसे ज्यादा होगा, लेकिन एन के साथ साथ पाई भी चाहिए, यानी कि ये ऐसे ग्रुप्स हैं, दीज आर द ग्रुप्स दैट आर इम्पोर्टेंट, दैट आर, मैं ऐसे बोल देती हूँ, लिखने में थोड़ा मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है, कि ये वो ग्रुप्स हैं, दीज आर द ग्रुप्स, दोज आर इंपॉर्टेंट फॉर यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन, दे शिफ्ट द लेमडा टू हायर रेंज, अधिक कर देते हैं, लेमडा को बढ़ा देते हैं, पर ये अकेले एब्जॉर्प्शन नहीं दे सकते, यानी ये खुद तो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे अकेले। अगर ये OH ग्रुप होगा, यानी जैसे हमने अल्कोहल दिखाया, तो ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये कब एब्जॉर्ब करेगा? जब ये कॉन्जुगेशन में होगा, किसके? पाई बॉन्ड के। ऑक्सोक्रोम्स आर द ग्रुप्स, they do not absorb themselves in the UV visible range, but when present in conjugation with any chromophore, any pi bond, they shift the lambda to higher wavelength। वो lambda यानी वेवलेंथ को हायर कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, एनर्जी को कम कर देते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम ऑक्सोक्रोम कहते हैं। तो यानी अगर मैं डेफिनेशन के रूप में कहूं तो ग्रुप्स दैट आर important to increase lambda, है ना, by being in present in conjugation with pi bond। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अपने से आप लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी लिखूंगी तो उसमें मुझे टाइम लिखने में चला जाता है, और मुझे फास्ट लिखने में राइटिंग भी मेरी नहीं बनती है। तो इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ, आप इसको अपने अपने वर्ड्स में, अपनी हैंड राइटिंग में, अपने नोट्स में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे दो टर्म्स हैं, क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। कुछ एक शिफ्ट भी यहाँ पर हम पढ़ते हैं, वो टर्म्स हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट का क्या मतलब? अभी मैंने कहा कि लेमडा बढ़ जाएगा,
या लेमडा घट जाएगा तो उसको कुछ एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। अगर कभी लेमडा बढ़ता है किसी कारण से, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये कंपाउंड हमारे पास ये है और इस कंपाउंड में मैं OH ग्रुप लगा दूं कॉन्जुगेशन में तो कॉन्जुगेशन होते ही क्या हुआ, यहाँ पर केवल पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा था, यहाँ लोन पेयर भी आ गया, एन टू पाई स्टार भी होने लग गया। तो एन टू पाई स्टार भी होने लग गया और जो लेमडा भी होगा वो कि कॉन्जुगेशन यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर है, यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। तो कॉन्जुगेशन होने की वजह से भी जो पाई टू पाई स्टार है ये भी क्या हो जाता है, एनर्जी इसकी डाउन हो जाती है। कॉन्जुगेशन का मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा और एनर्जी कम, और लेमडा जो है वो बढ़ जाता है। तो जब कभी किसी भी कारण से लेमडा बढ़ता है तो उसको हम पर्टिकुलर नाम देते हैं, दैट इज नोन एज बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट। और किसी वजह से अगर लेमडा घटता है उसे हम नाम देते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, किस वजह से बढ़ता घटता है एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि अगर कहीं पे लेमडा बढ़ता है किसी कारण से, कुछ भी ऐसा इफेक्ट हमने किया, कोई भी ऐसा चेंज किया जिससे कि लेमडा बढ़ गया, तो उसे हम नाम देते हैं पैथोक्रोमिक शिफ्ट। और लेमडा अगर घट गया उसे हम नाम देते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। और इसी के साथ साथ एक और चीज है जो बढ़ घट सकती है, इंटेंसिटी मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट, यानी जो पीक है हमारी वो डार्क हो जाती है, कभी कभी एकदम इंटेंस हो जाती है या कभी कभी फेड हो जाती है। कभी वो पीक हमें एकदम ऐसे शार्प दिखती है, कभी वो पीक हमें एकदम ऐसी छोटी सी दिखती है, ब्लर्ड दिखती है या हल्की दिखती है। तो इसे हम कहते हैं मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट। अगर ये बढ़ जाए या ये घट जाए, जो फैक्टर्स लेमडा को बढ़ा या घटा रहे हैं वो इसको भी बढ़ाते घटाते हैं। तो अगर ये बढ़ जाए यानी कि हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो आसान हो गया, इजी हो गया, तो उसको हम लोग नाम देते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और अगर ये घट जाए तो उसे हम नाम देते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, तो अगर इन चारों को मैं दिखाऊं आपको तो कुछ इस तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं इधर लेमडा दिखा दूं और इधर मैं आपको एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट दिखा दूं। ठीक है, तो अगर लेमडा बढ़ गया तो उसे हम नाम देते हैं बैथोक्रोमिक। अगर लेमडा घट गया उसे हम नाम देते हैं हिप्सोक्रोमिक। अगर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट बढ़ गया उसे हम नाम देते हैं हाइपरक्रोमिक। और अगर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट घट गया उससे हम नाम देते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, तो ये जो है हमारा हाइपरक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक और बैथोक्रोमिक शिफ्ट हैं। तो इनके बारे में भी हम देखते हैं थोड़ा सा कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या हो गई। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CHOH, सपोज यही कंपाउंड है हमारे पास, यहाँ कॉन्जुगेशन है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, एसिड डाल दिया H+। H+ जैसे ही हम डालेंगे H+ जो लोन पेयर से रिएक्ट करता है और क्या बन जाता है CH2CH डबल बॉन्ड OH2 पॉजिटिव, यानी जो लोन पेयर है वो उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये बन जाता है OH2 पॉजिटिव। यहाँ पर कॉन्जुगेशन था डबल सिंगल लोन पेयर, यानी यहाँ से यहाँ तक कॉन्जुगेशन था, जबकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन लोन पेयर वाला खत्म हो गया। लोन पेयर खत्म होते ही कॉन्जुगेशन खत्म हुआ, खत्म होते ही क्या हो गया, ये आपका जो लेमडा है वो घट जाएगा। लेमडा घट जाएगा मतलब इसको हम कहेंगे ये क्या हो गई, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो लेमडा को बढ़ाते या घटाते हैं। इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे अगले वाली वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको एंड करती हूँ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।